नमस्कार, कैसे आप लोग। आज होम रूल आंदोलन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 के नाम से, क्योंकि बड़ा मेट सब्जेक्ट था। तो ये हुआ कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको प्रेजेंट करें। तो समय निलाश करते हुए अभी तक जो आपने पढ़ा था होम रूल आंदोलन के बारे में, होम रूल आंदोलन का जो स्रोत है वो आयरलैंड माना जाता है, क्योंकि रेडमाउंट ने आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत में ये आंदोलन एनिबेसेंट और तिलक के माध्यम से स्टार्ट हुआ। तिलक ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की, एनिबेसेंट ने उसके बाद में की। होम रूल का अर्थ करा जाए तो होम रूल का अर्थ होता है ब्रिटिश शासन में रहते हुए भारतीयों का स्वशासन प्रांतों में। हमारी सिंपल सी मांग यही थी कि भारत में चुनाव कराए जाएं और जितने भी ब्रिटिश स्टेट हैं वहाँ चुनाव हो, भारतीयों की अपनी एक सरकार बने और उन सरकारों से जनता के प्रतिनिधि, जिनको आज हम एमएलए कहते हैं, वो चुने जाएं। उनका एक प्रधानमंत्री हो जिसको आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं, और ब्रिटिश सरकार के अंडर में रहकर के ही हम देश को चलाएंगे। यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स की डिमांड हमने की। तो इसी को बोलते हैं होम रूल का अर्थ है ब्रिटिश शासन में रहते हुए सुशासन। लेकिन ये मांग हमारी मानी नहीं गई। इस मांग को पूरा करने के लिए हमें 1937 तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो वो भी दूर है। होम रूल आंदोलन में फिर आपने पढ़ा था तिलक और एनिबेसेंट ने कैसे कैसे अपने आंदोलन शुरू किए, कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन सा मुख्यालय था, कौन से अध्यक्ष थे। इतना सब करने के बाद अब आगे, क्योंकि ये आंदोलन लगभग 1 साल चलता है, 16 से 17। तो इन 1-1.5 साल में बहुत कुछ घट गया। तो अब सितंबर में एनिबेसेंट ने चूँकि आंदोलन की शुरुआत की, इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में बुलाया गया। तो लखनऊ अधिवेशन का इस सेशन से रोल माना जाता है। तो हम अगली हेडिंग यही डाल देते हैं, कांग्रेस दिसंबर 1916। लखनऊ अधिवेशन के बारे में मैंने कल ही बताया था कि सूरत सेशन और मिंटो माले एक्ट की घटनाओं को मिला दें और पलट दें तो लखनऊ बन जाता है। पहला पॉइंट, अध्यक्ष एसी अंबिका चरण, जिनको हम बोलते हैं एसी मजूमदार, मिस्टर मजूमदार। इस अधिवेशन की जो विशेषता है, क्यों ये जाना जाता है, इस अधिवेशन में गरम दल प्लस नरम दल एक हुए। अगर मैथमेटिकल पढ़ें नो एक हुए। और अलग कब हुए थे? सूरत में मिले, लखनऊ में। साथ ही हिंदू और मुस्लिम एक हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो हिंदू जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी अधिकतर, और मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग, दोनों एक हुए। और इनके बीच में एक समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। ये समझौता भी 1916 में ही हुआ। कांग्रेस की तरफ से मजूमदार
लखनऊ समझौता में मजूमदार और जिन्ना अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक, तो लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ समझौता दोनों की ईयर सेम है 1616। और ये सब करने में रोल ऑफ मीडिएटर एनी बेसेंट और तिलक को सुना जाता है नरम और गरम को एक करने में, हिंदू मुस्लिम को एक करने में, कांग्रेस मुस्लिम लीग को मिलाने में किसकी भूमिका रही है, कहाँ रही है, कब रही है। तो लखनऊ में 1916 में उनके प्रयास है। तो ये सारी बातें आपको मैंने पहले पढ़ाई थी। अगर ये है सूरत सेशन, तो ये है मिंटो मार्ले एक्ट। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने भी शिरकत की और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में गांधी जी का ये पहला सेशन था। और फिर यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी से मुलाकात की, जो बिहार के नेता थे, और उन्होंने गांधी जी को वो सारी समस्याएं बताई जो किसानों की थी। और इस आधार पर फिर यहीं से चंपारण जाने का उनका रास्ता साफ हुआ और यहीं से गांधी जी की पारी, राजनीतिक पारी शुरू होती है। तो इस अधिवेशन में अगर हम सदस्य की बात करें तो उसमें गांधी जी, का ये पहला सेशन था, क्योंकि 1915 में वो भारत आए थे और चारबाग स्टेशन पर गांधी जी ने पहली बार एंट्री की। कभी आप चारबाग जाइए तो वहाँ पर मेन जो गेट है वहीं पर एक शिलापट्टिका है, उसी में ये बातें दर्ज है। इसके अलावा नेहरू जी, राजकुमार शुक्ल, बाकी और भी ढेर सारे लोग थे। गांधी और राजकुमार शुक्ल का मिलना लखनऊ में ही संभव हुआ और यहीं से चंपारण आंदोलन। तो जब चंपारण शुरू करेंगे तो फिर हम इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक ने सारे बिखरे मोती एक कर दिए एक धागे में और होम रूल आंदोलन शुरू किया। आंदोलन और मजबूत हुआ और एनी बेसेंट की लोकप्रियता और बढ़ने लगी। अंग्रेजों को डर था कि अगर यही हाल रहा तो फिर भारत में एक जनक्रांति हो जाए। तो इस आधार पर एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया। तो एनी बेसेंट की अरेस्टिंग का इफेक्ट ये पड़ा कि लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध में ही एक नाम है एस अय्यर, एस या का मतलब है सुब्रमण्यम अय्यर। इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड या सर की उपाधि दी थी। ये एक सम्मान का प्रतीक था जो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था और इन दोनों लोगों ने ही ये टाइटल रिटर्न किया। तो जलियांवाला बाग के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न की और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में मिस्टर अय्यर ने ये उपाधि रिटर्न की। तो बाद में एनी बेसेंट को रिहा किया गया और एक घोषणा हुई थी जिसका नाम है अगस्त की घोषणा, मांटेंगू की घोषणा। तब जाकर के ये आंदोलन समाप्त होता है। तो यही पॉइंट इसमें बनेंगे। अब यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, अब लखनऊ अधिवेशन भी मैं हटा देता हूँ कि उसकी अब जरूरत नहीं है। अब होम रूल आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य इवेंट
इस आंदोलन में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, ठीक, अरेस्टिंग ऑफ एनी बेसेंट, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कब किया जाता है, हर जगह डेट और ईयर पर ना उलझें, क्योंकि ये आंदोलन ही 16 से 17 तक चला। तो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में एस अय्यर ने नाइटहुड या सर की उपाधि रिटर्न की, वापस की। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि समझाने में हम इंग्लिश वर्ड भी यूज करते रहें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक क्लास अगर NDA-CDS का होता तो हम इंग्लिश वर्जन में ही पढ़ाते, हिंदी को से समझाते, लेकिन बाकी के जो एग्ज़ाम है वनडे एग्जाम में, क्योंकि हिंदी हमारे कम्युनिकेशन की भाषा है, तो मिस्टर अय्यर रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल। आपको इसमें करना क्या है, मेन पॉइंट को हिट करना है। गिरफ्तारी किसकी हुई, एनी बेसेंट की। अय्यर ने क्या किया, नाइटहुड का टाइटल रिटर्न किया, वापस किया। यहाँ 3 क्वेश्चन बनेंगे। अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की, किसकी गिरफ्तारी, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, गांधी की गिरफ्तारी, नेहरू की गिरफ्तारी, जिन्ना की गिरफ्तारी। और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किसने वापस की, और क्या वापस किया, अपना टाइटल, अपना पदक, अपना जो सम्मान था वो। ठीक, आगे चल करके एनी बेसेंट रिहा होती हैं, और अगली इवेंट जो हमें मिलती है वो है पहली अगस्त घोषणा। अगस्त से संबंधित कुछ मेन इवेंट हम आज तो नहीं, लेकिन अगली मुलाकात में कोशिश करेंगे बताने की। पहली अगस्त घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घोषणा 20 अगस्त 1917 और इस घोषणा को जिसने अनाउंस किया था वो थे भारत सचिव मॉन्टेग्यू। भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट भी कहते हैं। जो अगस्त में हुई थी। 2 अगस्त की घोषणाएं हैं, एक 1917 में, एक है 1932 में, 1932। एक का संबंध है मॉन्टेग्यू से, एक का संबंध है मैकडोनाल्ड से। उसको मैकडोनाल्ड की घोषणा कहते हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इस आधार पर अगस्त के नाम से अगस्त की घोषणा, अगस्त दिवस, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त दिवस और अगस्त क्रांति, अगस्त अनाउंसमेंट, ये 5-6 अगस्त टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा यही थी कि आप अपने आंदोलन को बंद करें और हम आने वाले अधिनियम में, आने वाले जो सुधार है 1919 में, क्योंकि 1909 का जो एक्ट था, मिंटो मार्ले एक्ट, 10 साल होने वाले थे उसको पूरा होने के,
तो 1909 के बाद 1919 आना था। तो 1919 के एक्ट में जो सुधार होने थे उसी में कोशिश की जाएगी कि भारतीयों को उनका होम रूल दे दिया जाए। ये एक समझ लीजिए लालीपाप था, ये हाथी के दांत थे जो देखने में थे लेकिन था कुछ नहीं। मगर भारतीयों को का आंदोलन कमज़ोर करने के लिए, बात को टालने के लिए ये एक ऑफर था। तो इसीलिए आगे 1919 में जो एक्ट बनता है उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। क्योंकि चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे। और इसी आधार पर इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये घोषणा हुई और इस घोषणा में वही बातें हुई कि होम रूल को देने का प्रयास, तो वो सब जरूरी नहीं है। तो इस आधार पर आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। तिलक की अगर बात करें तो एनी बेसेंट जब जेल में थी तो तिलक उस समय लंदन थे। और लंदन क्यों थे उसकी वजह भी बता दें, क्योंकि एक दो पॉइंट अगर इधर उधर टहल रहे हैं उनको भी पकड़ के सिस्टम में लाना है। मैंने पहले कहा इतिहास एक जलते हुए ठहरे हुए पानी के समान है, इसमें ढेर सारी तरंगें छुपी हैं। तो आप पढ़ते चलें, मेन मेन इवेंट को उसी में जोड़ते भी चलें, क्योंकि वो आगे फिर पीछे छूट जाएंगी। क्योंकि आप जब यात्रा पे चलते हैं तो कुछ निशान पीछे छूट जाते हैं, तो हो सके जो महत्वपूर्ण है उनको भी पकड़े रहें। तिलक लंदन में गए, उसकी वजह ये थी कि एक अंग्रेज थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिराल। उन्होंने अपने पेपर में, जिसका नाम है इंडियन अर्नेस्ट, ये लिखा कि भारत में जितना भी गदर होता है, जितना भी माहौल खराब होता है, जितनी भी अशांति होती है, ये केवल एक व्यक्ति की वजह से, उनका नाम है तिलक। तो तिलक के जो भड़काऊ स्टेटमेंट हैं, उनकी जो शैली है, जैसे शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, तो तिलक ने अपने पेपर मराठा और केसरी में अंग्रेज़ों की तुलना अफजल खां से की, शाइस्ता खां से की, और भारतीयों की तुलना शिवाजी से की है। जब आप मुगल आप पढ़ते हैं वैसे ही जैसे शिवाजी ने शाइस्ता खां अफजल खां की हत्या की, उसका अंगूठा काटा, वैसे ही जितने भी क्रांतिकारी हैं ये अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देंगे। तो भारत का माहौल करने का जो मेन रीजन तिलक है, इसलिए तिलक भारतीय अशांति के पिता हैं, ये उन्होंने लिखा लंदन में। तो तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा शुरू कर दिया और वो मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले गए। एनी बेसेंट जेल में चली गई। धीरे धीरे आंदोलन अपने आप डाइवर्ट हो गया। उसकी वजह भी थी क्योंकि अगस्त घोषणा और एनी बेसेंट की रिहाई के बाद आंदोलन में अब वो बात नहीं रह गई थी। लेकिन एनी बेसेंट को उसका फ़ायदा ये मिला कि वो पहली महिला अध्यक्ष बन जाती हैं, वो भी अभी बताने जा रहे हैं। तो इस आधार पर ये आपका, तो ये जो पॉइंट मैंने तिलक की बात की, तो ये भी इवेंट में ही मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। हम 1916 और 17 के भारत को पढ़ रहे हैं। ये काम यहाँ ये कर सकते हैं, 16 है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद फिर गांधी जी की एंट्री 17 में हो जाएगी। अगली इवेंट में इसी आंदोलन में तिलक को एक उपनाम मिला। देखिए, कुछ नाम कमेंट से मिलते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट से मिलते हैं, कुछ आपके निंदक होते हैं, कुछ आपके आलोचक होते हैं। तो कुछ तारीफ करते हैं, कुछ खिंचाई करते हैं, कुछ कमेंट देते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये कमेंट नहीं था, कॉम्प्लीमेंट नहीं था, सॉरी कमेंट था। लेकिन तिलक के ऊपर एक टैग तो लग गया। तिलक का एक उपनाम पड़ा भारत में, अशांति के जनक, द फादर ऑफ अनपीसफुल एनवायरमेंट इन इंडिया। ठीक, तो भारत में शांति के पिता कौन है? तिलक। ये हम लोगों के अनुसार नहीं है, अंग्रेजों के अनुसार है। हमारे लिए तो तिलक सदैव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया? वाई यानी के द्वारा।
क्योंकि लिखने में जो चीज़ें सहज रहती हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स धीरे धीरे थोड़ा हमारी भी इस शैली को सेट कर लें अपने दिमाग में, जिससे समझते भी चलें और चीज़ जो टॉपिक है पॉइंट टू पॉइंट सर्व भी करते चलें। ठीक, हम समझाते हैं तभी ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, और आप भी यही करिए कि आप भी पेन कापी लेके बैठा करें, सुनिए ईमानदारी से, और जैसे हम लिखते हैं वैसे आप भी उतारते रहिए कुछ अपनी बातें, कुछ हमारी बातें। धीरे धीरे यही सारी बातें जब आप लिखेंगे, सुनेंगे, फिर उसको दोहराएंगे, तो क्लास से ऐसी फीलिंग आएगी क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास के मूड से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये कहा है वैलेंटाइन चिराल ने। वैलेंटाइन बहुत फेमस बर्ड्स है 14 फरवरी को, लेकिन यहाँ वो वैलेंटाइन नहीं है, यहाँ पर जो चिराल है इसको ध्यान रखिएगा। जनक कौन है? तिलक। और अपने पत्र इंडियन अर्नेस्ट में ये उन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया कि भारत में तिलक अगर ना हो तो बहुत शांति रहे। और तिलक ने कहा कि इसका करारा जवाब मिलेगा। अब वो लंदन गए। ठीक, अब आते हैं आगे। आंदोलन लगभग समाप्त हो जाता है, 1917 का भारत आ जाता है। अब आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन अंत में जिस मोड़ पे पहुंचा, वो मोड़ चूंकि इसी का एक पार्ट है, तो एनी बेसेंट 1917 के भारत में कलकत्ता अधिवेशन के लिए प्रमुख दावेदार बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो लंबी पारी खेली उससे वो हिट हो गई और सबके दिमाग में फिट हो गई। तो इसलिए एनी बेसेंट बनती हैं पहली महिला अध्यक्ष। और एनी बेसेंट के अलावा आगे चल कर के सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेन भी बनती हैं पहली महिला अध्यक्ष। तो इस आधार पर कांग्रेस के इतिहास में आज़ादी से पहले 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। इनका क्रम पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही? ठीक, तो हम चाहते हैं कि इसको भी कर दें। तो इतिहास में किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, जितना आप तुलनात्मक पढ़ेंगे, कोरिलेट करके चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ हम बताएंगे, क्योंकि सरोजिनी नायडू इसके आगे आपको मिलेंगी 1930 के भारत में, लेकिन अध्यक्ष वो 1925 में कानपुर में बन गई थी, वो बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। तो यहाँ एनी बेसेंट के साथ 2 हम फ्री दे रहे हैं आपको, एनी बेसेंट का अध्यक्ष होना और नेल्ली सेन का अध्यक्ष होना। और इसी में हम अगली इवेंट डाल देते हैं, क्या होगी वो? कांग्रेस या आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिला वुमेन प्रेसिडेंट। देखिए, होम रूल तो एक बहाना है, इसी बहाने ये सब पढ़ाना है, क्योंकि जो मिल जाए उसको टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग जोड़ना है। इसके लिए चार्ट बना लेते हैं, कौन सी वुमेन है, महिला है, किस अध्यक्ष सेशन में अध्यक्ष बनी और किस ईयर में बनी, फिर उनका क्रम अपने आप सेट हो जाएगा। तो इसके लिए
वो आप भी साथ साथ करते चलिए तो आपको वो फीलिंग आएगी जो आती है। ये नहीं कि हम टेबल बना रहे हैं तो आप तब तलाव पानी पी लें, वो तरीका, हाँ प्यास लगी तो ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि हम प्रेजेंट हैं तो आप भी प्रेजेंट रहें। चार कॉलम बना दीजिए और क्या क्या इसमें रहेगा। सबसे पहले अध्यक्ष, क्योंकि इन्हीं से हमें शुरू करना है। सेशन कौन सा है, और किस ईयर में हुआ, और क्या है इसकी विशेषता, यानी क्या है इसके फैक्ट। तो सबसे पहले एनी, सेशन होगा कलकत्ता। एक शहर में कई सेशन होते हैं, जैसे एक स्टेडियम में कई मैच खेले जाते हैं, डेट अलग अलग होती है। और एडमिशन की विशेषता ये है कि ये पहली बार कोई लेडीज कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है, और इस आधार पर ये होंगी पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो इससे पहले कोई भी लेडीज या वुमेन कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। एक पॉइंट ये भी बनेगा, पहली फॉरेन महिला अध्यक्ष, क्योंकि विदेश की थी। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, पहली आयरिश, क्योंकि आयरलैंड की थी महिला अध्यक्ष। ये है एनिमेसेंट। ठीक, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े, नहीं बजाई मैंने, तो अगला नाम आता है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू, का से कलकत्ता, का से कानपुर। और 1925, इससे ही फायदा होगा कि मेन पर्सनालिटी कब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने, ये आपका धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आप कोई भी गाइड, जैसे लुसेंट है, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें सारे अध्यक्ष और अधिवेशन लास्ट में दिए होंगे, दिए होते भी हैं। तो हम उनको एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सब लाइन एक जैसी दिखती हैं, तो सब कॉमन होते हैं, उसमें विशिष्ट कुछ नहीं, सब सामान्य होता है। तो वो सही तरीका, लेकिन उससे पहले हमें ये जरूर जानना है कि किस सेशन की क्या विशेषता है, कौन कैसे रहा। जब पूरी कहानी पता हो तो उसमें अंतर करना आसान हो जाता है। तो आपको इतना जरूर पता है कि तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, गांधी जी कब बने, सुभाष चंद्र बोस कब बने। सुभाष चंद्र बोस जब 1938-39 में आप पहुँचेंगे तो अपने आप बन जाएंगे, वहाँ तक पहुँचिए तो अपूर्ण स्वराज अगर आ जाए तो लाहौर अधिवेशन। तो इस तरीके से मेन सेशन दिमाग में अगर 10-15 सेट हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी के आसपास गिरते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भाई जो अब तक आ चुका है, और एक बार कायदे से चीज़ों को समझ लें। तो सरोजिनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बनती है 1925 में, और इनके हिस्से में 2 क्वेश्चन जाते हैं। ये दूसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला है,
फर्स्ट इंडियन महिला अध्यक्ष, ये सरोजिनी नायडू के हिस्से में जाता है। आगे चलकर के हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। नेली सेन ये भी कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और जब अशोक आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ था तो 1931 में कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया था, तो किसी किसी बुक्स में 31 है, किसी किसी बुक्स में 32 है, तो हम इसको बिना किसी विवाद के 31/32 लगा देते हैं ऐसे, जिसमें 32 थोड़ा ज़्यादा सही है, उसी सेशन को उसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो नेली सेन ये बनेंगी तीसरी महिला अध्यक्ष। दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष, क्योंकि ये भी विदेश की थी इन्वेशन के बाद। लेकिन पहली, यहाँ देखिए 1, 2, 3, पहली ब्रिटिश यानी अंग्रेज महिला अध्यक्ष, चूंकि ये ब्रिटेन की थी, ये आयरलैंड की थी, ठीक। तो फर्स्ट ब्रिटेन में ही आपका, हालांकि आयरलैंड आता है, लेकिन ये है अंग्रेज। आपको जब मैंने कांग्रेस की स्थापना पढ़ाई थी तो बताया था कि इलाहाबाद सेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल, तो वो फर्स्ट इंग्लिश मेल प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट है। ये भी तो इंटरेस्टिंग है। देखिए, जॉर्ज यूल या यूले इलाहाबाद सेशन में ये बनते हैं पहले अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज तो है लेकिन मेल, पुरुष। कब? इलाहाबाद में। और नेली पहले महिला अंग्रेज अध्यक्ष। अंतर केवल इतना है, नेली सेन जो अध्यक्ष बनती हैं वो 1930 के बाद, और जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के टॉप 4 सेशन में, लेकिन दोनों ही ब्रिटिश हैं। और अंतर इतना है कि एक मेल है, एक फीमेल है। तो एनी, नायडू, नेली, क्रम होगा ऐसे, ठीक। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो एनी को हम ए से मान लेते हैं, सरोजिनी नायडू को एस से मान लेते हैं, नेली को हम एन से मान लेते हैं। ये बनेगा ASN। अब चाहे तो आप इसमें ए साइलेंट कर देंगे तो ये आसन बन जाएगा, जैसे योग के आसन आप करते हैं घर में बैठ के, बस इसमें ए साइलेंट करना है। आसन आसान हो सकता है, ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि इमेजिंग नॉट टैक्स, सोचने में, क्रिएटिविटी में, रचनात्मकता में और सृजनात्मकता में पैसे नहीं लगते, तो आपका नेचुरल गॉड गिफ्टेड टूल्स है। तो अपने दिमाग को और शार्प करिए। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आज बतानी थी। तो किसका कौन सा सेशन है, क्या क्रम है और किस सेशन में कब हुआ, और बाकी जो भी हर पॉइंट अपने में एक स्पेशल है, सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी बहाने चीज़ों को बस ये
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी फैक्ट्स आपके क्लियर हों, कोई डाउट ना हो, जिससे परीक्षा देते समय गलतियां कम से कम हों। तो पढ़ते समय जहाँ जहाँ कोडिंग हो सकती है वहाँ कोडिंग करें, जहाँ क्रम बना सकते हैं वहाँ क्रम बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनको लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपका सारा काम तो हम वैसे भी आसान कर ही दे रहे हैं। तो अब जाकर के हमारा होम रूल आंदोलन और उससे संबंधित सारी घटनाएं कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ सीधी सीधी मिल जाती है। 1917 का भारत आ चुका है और महात्मा गांधी की अब राजनीतिक पारी हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगस्त इवेंट भी हम उसी क्रम में जब सही मौके मिलेंगे, अभी तो कई अगस्त आएंगे, थोड़ा हो जाने दीजिए, उसको लास्ट में रखेंगे जब सही मौके मिलेंगे। अब शुरू करते हैं गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी ने भारत की राजनीति में दो तरीके से आंदोलन चलाए, क्षेत्रीय आंदोलन यानी लोकल मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट। दोनों में अंतर केवल इतना है, जो नेशनल मूवमेंट है उनका असर, उनकी धमक, उनकी खनक पूरे भारत में है, और जो क्षेत्रीय आंदोलन है वो किसी क्षेत्र विशेष से प्रभावित है। अब इसको क्रिकेट की भाषा में हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। जैसे भारत में भी क्रिकेट दो तरीके से खेला जाता है, लोकल और नेशनल। वही नेशनल फिर बन जाता है इंटरनेशनल। अब कोई टीम भारत में आती है या भारत की टीम विदेश जाती है, जैसे इंग्लैंड में है, श्रीलंका में। तो अगर आप स्टेट लेवल पर खेलते हैं तो हर स्टेट की अपनी ट्रॉफी होती है, जैसे दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये स्टेट वाइज हैं, ये है लोकल मैच। तो गांधी ने भी भारत की राजनीति में 3 लोकल मैच खेले। उनका क्रम क्या है? पहला है चंपारण, फिर है अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर है खेड़ा, ये है कैक। ये सलमान खान की किक थी ना, ये गांधी जी का कैक है। और ये है उनकी पहली हैट्रिक जो उन्होंने पूरी की। पहला मैच चंपारण, फिर दूसरा मैच अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, तीसरा है खेड़ा का किसान आंदोलन। तो तीनों खेलने के बाद गांधी जी हिट हो गए, सबके दिमाग में फिट हो गए। एक बाबा हैं जो लाठी से खेलते हैं, झप्पी देते हैं और मैच जीत जाते हैं। तो फिर लोगों ने कहा चलो चलो गांधी से मिलने चलते हैं। यहीं से फिर गांधी जी की राजनीतिक पारी आगे बढ़ी। भारत की राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश द्वार है वो चंपारण से माना जाता है। उनका पहला मैच, जहां उनकी पहली इनिंग थी चंपारण। लेकिन ये ध्यान रखना कि गांधी जी का पहला नेशनल मूवमेंट, पहला सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन चंपारण नहीं था, वो पहला था। तो पहला आंदोलन गांधी जी का है रॉलेट एक्ट का विरोध। तो 1919 में जब ये एक्ट आया था तो इसी के विरोध में गांधी जी ने अपने आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया था। ये गांधी जी का पहला नेशनल मैच है। गांधी जी का दूसरा नेशनल मैच है असहयोग आंदोलन, तीसरा मैच है सबने अवज्ञा आंदोलन, और सबसे अंतिम मैच है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी के नेशनल मैच हैं जिनके अपने अपने रिजल्ट हैं। तो आज चूंकि नहीं पढ़ाना है तो रिजल्ट तो हम बता ही सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी लंबी पारी नहीं खेल पाए, 2 बॉल पे ही आउट हो गए। 6 को शुरू किया, 8 को वो अरेस्ट हो गए। अशोक आंदोलन गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। गांधी जी ने इसको लंबा खींचा, 1920 से 22 तक एक लंबी पारी खेली। एक पल को लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन लोगों ने गलत बॉल फेंकी, वाइड बॉल फेंकी, और कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको कारण गांधी को उकसाया और उन्होंने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया और बल्ला फेंक दिया। कह सकते हैं कि चौरी चौरा घटना, वो वाइड बॉल है, वो चेन पुलिंग है, जिसके आधार पर गांधी ने आज़ादी एक्सप्रेस को चलने से रोक दिया। तो गांधी जी अरेस्ट हो गए। तो ये आंदोलन जीते जीते हार गए, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तीसरा मैच था सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से की। ये शुरू हुआ था मार्च को, ख़त्म भी हुआ मार्च 30 से 31 तक। जब शुरू हुआ तो नमक का मुद्दा था, जो ख़त्म हुआ तो भगत सिंह की फांसी का मुद्दा था। तो ये मैच भी लगा जीतेंगे, लेकिन ये ड्रा हो गया। तो ये अनिर्णय ख़त्म हुआ और इरविन गांधी ने मिलकर के 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट में इस आंदोलन रद्द किया। ये मैच भी कैंसिल हो गया। आखिरी मैच का रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, भारत छोड़ो आंदोलन।
तो इस आंदोलन में पूरी उम्मीद थी कि अब की कोई गलती नहीं होगी, ना कोई बैट बॉल फेंकेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे, ओलंपिक खेल रहे थे और एक लंबी अच्छी तैयारी के साथ खेलने जा रहे थे। लेकिन जब पिच पे आओगे तभी तो खेलोगे। अंग्रेजों ने आंदोलन को रोकने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया, ऑपरेशन शून्य, और जितने भी जनता थी वो गांधी जी के साथ थी और जन हुजूम था। गांधी ने स्टेटमेंट दिया था डू और डाई, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। लोगों को उम्मीद थी आज गांधी आएंगे और इस बार तो मार के ही जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन 0 आवर के आधार पर सभी खिलाड़ियों को, जितने भी लीडर्स थे, पैवेलियन से ही उठा लिया। अब खेलेगा कौन? गांधी जी को आगा खां के पैलेस में, मौलाना आज़ाद को बांकुड़ी जेल में, कोई पटना में, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी और बाकी लोग ओपनिंग ही नहीं कर पाए। अब चूंकि कोई लीडर ही नहीं था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को हम क्या बोलते हैं? लीडर लेस रिवॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो नेतृत्व विहीन क्रांति। इसका कोई नायक ही नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नायक कौन है, तो जनता ही इसकी नायक है। हालांकि ऐसा नहीं कि नायक नहीं था, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनको कोई जानता तक नहीं था, जो दबे थे, जो उभर नहीं पाए। लेकिन ऐसे मौके पर जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जब कोई विकल्प नहीं होता है, तो संकल्प ही हमारा विकल्प होता है, नो वे। तो ऐसी स्थिति में राम मनोहर लोहिया, औड़ा, आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, इन सभी लोगों ने अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाए और आंदोलन चला। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन, गांधी जी के अपने अपने आंदोलन हैं। ज़िंदगी में जैसे सब एक रंग एक जैसे नहीं होते, वैसे ही इतिहास में भी जो जैसे जब जब जो होना था तब तो सो हुआ था। हम इसमें कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बता जरूर सकते हैं जिससे हमारी सफलता की राह थोड़ी सी आसान हो। तो अगली क्लास हम लेंगे गांधी जी के साथ, उनके शुरुआत से चलेंगे। तो सबसे पहले कैट लोकल आंदोलन, फिर 1919 से हम रोड एक्ट के माध्यम से आज़ादी एक्सप्रेस की जो गति है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे और हम मेन हाईवे पर आ जाएंगे। अभी तो हम सर्विस लेन में साइड में चल रहे थे। जैसे देखा होगा जब आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, पहले घर से निकलते हैं, फिर चारबाग से इधर से होते हुए आते हैं, लेकिन जब मेन हाईवे पे आ जाते हैं तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ती है। तो 1919 से हमारा हाईवे शुरू हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेस वे, और चलो चलो दिल्ली चले हम। तो इसी आधार पर मुलाकात फिर होगी। नमस्कार, धन्यवाद।